23 मार्च। आज का ये एक ऐसा दिन है जो पूरे भारतवर्ष में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि आज ही के दिन 23 मार्च 1931 को हमारे देश के 3 वीर क्रांतिकारी और महान स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी दिया गया था। और आज ही के दिन ये तीनों लोग शहीद हुए थे, जिसके कारण हर वर्ष 23 मार्च को भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आप इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं इनके कामों से, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं आपको इनका उम्र बताऊंगा और इनका जब आप काम देखेंगे तो आप हैरान रहेंगे। सुखदेव का उम्र 1907 में हुआ था और ये शहीद हो गए थे 23 मार्च 1931 को। ये तीनों लोग को एक ही साथ फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। ये पूरी कहानी हम इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम भगत सिंह की पूरी कहानी देखेंगे इस वीडियो में। भगत सिंह एक ऐसा नाम जिसका नाम सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आपका दिल दहल जाएगा इनकी कहानी सुनकर। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आप इनकी उम्र देखिए, उम्र देख के आप चौंक जाएंगे। सुखदेव जिनका जन्म 1907 में हुआ था और ये महज 23 वर्ष के थे। कितने वर्ष के? 23 वर्ष के थे। और भगत सिंह भी 23 वर्ष के थे। और राजगुरु का उम्र था सिर्फ 22 साल। ये ऐसे स्वतंत्रता सेनानी और महान क्रांतिकारी थे जिन्होंने सिर्फ कम उम्र में ऐसे बड़े बड़े काम कर गए जो आज तक किसी ने नहीं कर पाया। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आपको इनके बारे में पूरे डिटेल नॉलेज मिल सके। तो इस वीडियो में हम मेनली बात करेंगे भगत सिंह की जन्म से लेकर शहीद होने तक का सफर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भगत सिंह की जन्म की। तो भगत सिंह का जन्म लाहौर के लयालपुर जिले में बांगा नाम के गांव में हुआ था 28 सितंबर 1907 में। इनकी माता का नाम विद्यावती कौर था और इनके पिताजी का नाम किशन सिंह। इनके चाचा सरदार अजीत सिंह और इनके पिता किशन सिंह भी एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिसके कारण भगत सिंह के ऊपर इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इनका जब स्कूल में एडमिशन कराने की बात हुई तो इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत वाली गवर्नमेंट कॉलेज नहीं चुना। ये एक आर्य समाजी स्कूल दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल में पढ़े, जिसको डीएवी स्कूल भी कहते हैं। वहां पर इन्होंने अपने स्कूल की किताब के अलावा 50 से ज्यादा किताब पढ़े, जो कि इकोनॉमिक रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म और पॉलिटिकल रिफॉर्म, सोशल रिफॉर्म और इकोनॉमिक रिजीम पे था। पॉलिटिकल रिफॉर्म हम उसे कहते हैं राजनीतिक सुधार, और सोशल रिफॉर्म सामाजिक सुधार। इकोनॉमिक रिजीम का मतलब होता है इकोनॉमिक्स की व्यवस्था। यानी ये इतने कम उम्र में पॉलिटिकल राजनीति को सुधारने की किताबें पढ़ा करते थे, अपने समाज को सुधारने की किताबें पढ़ा करते थे, और इकोनॉमिक को कैसे व्यवस्था सही की जाए उसकी किताबें पढ़ा करते थे। और ये अपनी पूरी लाइफ में, जबकि इनका उम्र बहुत कम रहा, 23 वर्ष की उम्र में ये शहीद हो गए, अपनी पूरी लाइफ में इन्होंने 300 से ज्यादा किताबें पढ़ लिए थे। और ये ज्यादातर बायोग्राफी की किताबें भी पढ़ा करते थे, जो कि अन्य देशों के जो सोशल रिवोल्यूशनरी रहे, महान क्रांतिकारी रहे, जैसे कार्ल मार्क्स, लेनिन, इन सब की बायोग्राफी पढ़ने में इनको बहुत दिलचस्पी थी। एक समय की बात है जब भगत सिंह छोटे थे तो उनके पिताजी खेत में कुछ बीज बो रहे थे। तो भगत सिंह अपने पिताजी से सवाल पूछते हैं कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हैं? तो पिताजी कहते हैं कि हम ये बीज बोते हैं जिससे फसल होती है और उसमें अनाज फलते हैं। तो भगत सिंह उस समय कहते हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं? आप इस बीज की जगह बंदूक क्यों नहीं बोते जिससे बंदूक उगेंगे और हम अंग्रेजों की इन बंदूक से मार भगाएंगे। आप सोच सकते हैं एक छोटे से बालक की बुद्धि और सोच। कुछ समय के लिए भगत सिंह के पिताजी चिंतित थे, लेकिन उनको इस बात की खुशी थी कि उनका बेटा एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में धीरे धीरे ढल रहा है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग कांड, जो आपको इतिहास के किताबों में पढ़ाया गया होगा। जलियांवाला बाग अमृतसर में है, जो कि पंजाब में है। यहाँ पर रॉलेट एक्ट के खिलाफ लोग विरोध के रूप में वहां पे इकट्ठा हुए थे, लेकिन जनरल डायर के आदेश पे बिना किसी चेतावनी के वहां पर फायरिंग कराई गई और अंधाधुंध फायरिंग कराई गई, जहां पे एक भारत के इतिहास में बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। कुछ सूत्रों के हिसाब से बताया जाता है कि अमृतसर में जलियांवाला बाग जो था, वहां पर उस समय 1000 से ज्यादा लोग वहां पे उपस्थित थे, और उन सभी लोगों को जनरल डायर के आदेश पे उनको ढूंढ दिया गया। जिसका पता जब
भगत सिंह को चला तो लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करके वो जलियांवाला बाग स्थान पर पहुंचे जहां पर लोगों को मारा गया था। वहां पर वो पहुंचे और वहां पे जो खून से सनी हुई मिट्टी थी उसको बॉटल में उठाया और घर चले गए और वहीं पर उन्होंने शपथ लिया कि इस नरसंहार का बदला मैं अंग्रेजों से जरूर लूंगा। जब 20 किलोमीटर दूरी तय कर जलियांवाला बाग पर पहुंचे थे भगत सिंह, उस समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल थी। उम्र पे गौर करिएगा, उस समय भगत सिंह की उम्र सिर्फ 12 साल की थी और उस समय सोच उनका इतना खतरनाक था। 1 अगस्त 1920 में इस नरसंहार के बाद 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन चलाया जाता है जिसका नाम होता है असहयोग आंदोलन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। ये आंदोलन में क्या होता है, गांधी जी का कहना था कि हम जितने भी सरकारी नौकर हैं वो नौकरी छोड़ दें, जितने भी अंग्रेजों के द्वारा लाए गए सामान है हम उनका उपयोग बंद कर दें, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने ना जाएं, जितने भी सरकारी जो नौकरी कर रहे हैं वो सारे सरकारी नौकरी छोड़ दें। और महात्मा गांधी के सहयोग में भारत के हर एक कोने से सहयोग मिल रहा था। और लेकिन यहाँ पर जब 5 फरवरी 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ जो कि गोरखपुर में है, जहां पर कुछ लोग आंदोलन करते जा रहे थे, वहां चौरी चौरा की जो पुलिस स्टेशन थी वहां के पुलिस कर्मियों ने वहां आंदोलन कर्मियों पे गोली दागी। पहले तो हवाई फायरिंग की, उसके बाद कुछ लोगों पे गोली दागी, जिसके बाद लोग भड़क कर उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दिए, जहां पर एक थानेदार और 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। जिसके बाद चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी कहते हैं कि अभी हमारा देश अंग्रेजों से लड़ने के लिए तैयार नहीं है, और यह कहकर महात्मा गांधी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऐसा मूवमेंट होता है जिसमें भारत का हर एक व्यक्ति सहयोग करता है, और इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट से भगत सिंह और उनका परिवार बहुत ज्यादा प्रभावित था और ये लोग बहुत खुश थे, क्योंकि महात्मा गांधी का कहना था नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट ऐसा मूवमेंट है जिससे हमको आजादी मिल जाती और लगभग मिल भी जाती, लेकिन एक चौरी चौरा कांड की वजह से महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया, जिससे भगत सिंह और उनके जितने भी सहयोगी थे इससे बहुत नाखुश हुए और उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया और उसके बाद से हिंसात्मक सोच लाई और आगे बढ़ते गए। भगत सिंह पढ़ने में इतने तेज थे और लिखने में इतने तेज थे कि ये लेख लिखा करते थे और अखबारों में भी लेख लिखा करते थे जिसमें सोशल रिफॉर्मर के बारे में बताते थे और अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लेख लिखा करते थे और पर्चे बांटते थे लोगों में, क्योंकि इनको लोग इकट्ठा करना था अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन एक समय ये पर्चे बांटते समय पकड़े गए और इनको पकड़ के लेकर गया और कोर्ट ने इनको बेल पे छोड़ने के लिए 60,000 रुपए की मांग की। ये इस समय का 60,000 नहीं है, ये उस समय का 60,000 है जब लोग पैसों के लिए तरसते थे। लेकिन इनके पिता किशन सिंह अपनी जमीन बेचकर उनको बेल पे रिहा कराया। और हाँ, एक बात और, जब भगत सिंह 17 वर्ष की उम्र में थे तब इनकी माता पिता इनको शादी करने के लिए बहुत प्रेशर डालते थे। तब भगत सिंह ने वहां पर एक कोट बोला था कि दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, ध्यान से सुनिएगा, दुल्हन मेरी दुल्हन नहीं होगी, आजादी ही मेरी दुल्हन होगी। और ये बात बोलकर उन्होंने रात में चिट्ठी लिखी और वहां से अपने घर से ये फरार हो गए और ये अपने दोस्तों से मिले, जहां पर चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त, जतिंद्र नाथ दास और अन्य और भी शामिल करते हैं। काकोरी कांड जो कि 9 अगस्त 1925 में किया गया था। काकोरी कांड क्या है? भगत सिंह के दल को हथियार खरीदने के लिए, जो कि अंग्रेजों से ये लड़ सकते थे, हथियार खरीदने के लिए पैसों की जरूरत थी और इन्होंने सरकारी खजाने की लूटने की कोशिश की थी। जो ट्रेन को काकोरी स्टेशन पे इन्होंने लूटा था और लूटने के बाद से ये पकड़े गए थे, उस केस को काकोरी कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काकोरी कॉन्स्पिरेसी भी कहा जाता है। पकड़े जाने पर जिसमें से 4 क्रांतिकारियों को
फांसी की सजा सुना दी गई, जिसमें अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल थे। और 16 क्रांतिकारियों को 4 साल से लेकर आजीवन कारावास तक का सजा सुनाया गया। काकोरी कांड में 4 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, जिसमें अशफाक उल्लाह खां और राम प्रसाद बिस्मिल थे। और 16 से ज्यादा 16 क्रांतिकारियों को 4 साल से आजीवन कारावास का सजा सुनाया गया। भगत सिंह को राम प्रसाद बिस्मिल की यहाँ पे एक कोट याद आती है कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसका मतलब होता है सरफरोशी की तमन्ना, यानी सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। यानी अब हम देखते हैं कि कातिल के बाजुओं में कितना दम है। हमारे सर कटाने की तमन्ना ज्यादा पावरफुल है कि उनके हाथों में दम कितना है वो पावरफुल है। यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल की कही गई बात होती है, जिसको भगत सिंह दिल पे लेते हैं और इसको लेकर वो आगे बढ़ते जाते हैं। फिर 1928 में, जिसमें भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल ये लोग रहा करते थे, उसका नाम था उस पार्टी का, मतलब जो इनका संगठन था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसमें सोशलिस्ट जो शब्द है इसमें ये जुड़वाने में बहुत बड़ी भूमिका रहती है भगत सिंह का। 1928 में इसका नाम बदल कर हो जाता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, क्योंकि भगत सिंह एक सोशलिस्ट जैसे सोचा करते थे और उनका इसमें बहुत बड़ा भूमिका। लाला लाजपत राय ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा लाए गए साइमन कमीशन को वापस करने के लिए भगत सिंह और उनके सहयोगियों से संगठन करके आंदोलन निकाले लाहौर में। लेकिन 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के आंदोलन में जेम्स के द्वारा, जो कि ब्रिटिश सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, उनके द्वारा लाठीचार्ज का ऑर्डर दिया गया था। और इसमें लाला लाजपत राय को बहुत चोटें खानी पड़ी और जितने भी वहां पे क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, उन सभी को चोटें खानी पड़ी। जिसके कारण जब लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज हुआ था उनके ऊपर और उनको चोट लगा था, तो लाला लाजपत राय बोले थे कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत पर एक एक कील साबित होगी। इसका मतलब, एक ताबूत का मतलब क्या होता है, जिसमें लोगों को दफनाया जाता है बंद करके। तो वहां पे लाला लाजपत राय बोले थे कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश हुकूमत के ताबूत पर एक एक कील का काम करेगी। और उस लाठीचार्ज के चोट के दौरान 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया, देहांत हो गया, सिर्फ 63 साल की उम्र में। यानी जो लाठीचार्ज हुआ था साइमन कमीशन के दौरान 30 अक्टूबर को, उसी लाठीचार्ज की हुई मार से, चोट से 17 नवंबर 1928 को लाला लाजपत राय का देहांत हो गया। लेकिन जो लाला लाजपत राय थे, इनको भगत सिंह और इनके जितने भी सहयोगी थे अपना आइडल मानते थे, गुरु मानते थे, जिसके कारण इनके अंदर एक बहुत गुस्सा भरा आक्रोश आया ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ। और इन्होंने जो लाठीचार्ज का हुकूमत दिया था जेम्स स्कॉट, उसको मारने की प्लान बनाई। और ठीक 1 महीने बाद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु और जय गोपाल, ये चारों लोग मिलकर शाम 4 बजे लाहौर पुलिस स्टेशन पे 17 दिसंबर 1928 को ये पहुंचे जेम्स स्कॉट को मारने के लिए। लेकिन इनको खबर मिली थी कि जेम्स स्कॉट बाहर निकलने वाला है, लेकिन कुछ गलतफहमी की वजह से उस समय असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जॉन सॉन्डर्स बाहर निकला और इन्होंने उसको ठीक से नहीं पहचाना। राजगुरु सामने गए और उसको एक गोली मारी और ठीक तुरंत बाद भगत सिंह ने लगातार 3 गोली मारकर सॉन्डर्स की हत्या कर दी। जिसके बाद पुलिस स्टेशन में से निकले कुछ सिपाही इन लोगों के पीछे पड़ गए। उसमें से एक हिंदुस्तानी पुलिसकर्मी था जिसको चंद्रशेखर आजाद ने मना किया कि तुम हमारे बीच में ना आओ, नहीं तो हम तुम्हें भी मार देंगे। और उसे भी चंद्रशेखर आजाद मार दिए क्योंकि वो पीछे पीछे आ रहा था और वहां से वो लोग भाग गए। जिसके बाद, इस कांड के बाद, उन्होंने
पर्चे लिखकर दीवालों पे चिपकवा दिए कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला हमने सैंडर्स की हत्या करके ली है। उन्होंने पर्चे छपवा दिए। मारने के बाद हिम्मत देखिए उनका, क्या हौसला रहा होगा उस समय कि उनके पीछे पुलिस लगी है और इन्होंने पर्चे छपवाए दीवालों पे कि लाला लाजपत राय की मौत का बदला हम लोगों ने सैंडर्स की हत्या करके लिया है, जिससे लोगों में एक कॉन्फिडेंस लेवल पैदा हुआ और लोग और उत्तेजित हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ। और ये वही घटना होती है जिसके बाद भगत सिंह को अपनी दाढ़ी कटवानी पड़ती है और अंग्रेजों के भेष में वहां से फरार होना पड़ता है। ये राजगुरु को अपना नौकर बनाते हैं और जो दुर्गा भाभी होती हैं उनको अपनी पत्नी बनाकर वहां से फरार होते हैं, क्योंकि जितने भी पुलिसकर्मी होते हैं इन लोगों को ढूंढ रहे थे इनको पकड़ने के लिए, जिसकी वजह से इनको अपना रूप बदलना पड़ा वहां से निकलने के लिए। 8 अप्रैल 1929 में अंग्रेजों द्वारा छोटे व्यापारियों, भारत के छोटे व्यापारियों, जो मजदूर वर्ग के लोग थे, जो किसान थे, उनके विरुद्ध एक बिल पेश करने वाले थे अंग्रेजी हुकूमत, जो भगत सिंह और इनके दल को पसंद नहीं था, जिसको मना करने के लिए इन्होंने फ्रेंच, मैं आपको बताया था कि भगत सिंह पढ़ने में बहुत आगे रहते थे और इन्होंने 300 से ज्यादा किताबें अपने लाइफ टाइम में पढ़े हुए थे। ये एक बार फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़े हुए थे कि वहां पर जब आंदोलन हो रहा था तो वहां पे एक लो इंटेंसिटी का बम बना के वहां के असेंबली में फेंका गया था, जिससे प्रभावित होकर भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर इन्होंने भी लो इंटेंसिटी का बम बनाया और पहुंच गए सेंट्रल असेंबली में, जहां पर इन्होंने बम को फेंका था। और फेंकने के बाद बम ऐसी जगह पे फेंका गया था जहां पर जिससे किसी को नुकसान ना हो, खाली स्थान पे बम फेंका गया था। लेकिन बम फेंकने के बाद से इन्होंने कुछ पर्चे लिखे थे और हर एक पर्चे पे लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है, क्योंकि जो मजदूर बिल आने वाला था मजदूरों के खिलाफ, ये उसके लिए बहुत प्रयास किए लेकिन अंग्रेजी हुकूमत मान नहीं रही थी और उसीलिए उस पर्चे पे लिखा था कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। और उन्होंने लो इंटेंसिटी का बम वहां पे सेंट्रल असेंबली में खाली जगह पे था, जिससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ये बम फेंकने के बाद, पर्चा फेंकने के बाद, उसके बाद ये लगातार चिल्लाते रहे इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। ये चाहते तो वहां से भाग सकते थे, लेकिन इन्होंने, इन दोनों लोगों ने अपने आप को गिरफ्तार करवाया और पुलिस इनको हथकड़ी लगाई और ये लगातार चिल्लाते रहे इंकलाब जिंदाबाद। जिसके बाद इन दोनों लोगों को 2 साल का सजा सुनाया गया। लेकिन इसके बाद भी कहां मानने वाले थे भगत सिंह। इन्होंने जेल में जाने के बाद भी वहां पर भी बगावत कर दी। ये कहा करते थे कि मैं ऐसा कैदी हूं जो जेल में भी आजाद है, मैं ऐसा कैदी हूं जो जेल में भी आजाद है, भगत सिंह कहा करते थे। इन्होंने जेल में भी जाके बगावत कर दी, क्योंकि जो अंग्रेजी कैदी थे और जो भारत के कैदी थे, इन दोनों के बीच में बहुत विभिन्नताएं थी। इन भारत के कैदियों को हर एक सुविधा में पीछे रखा जाता था, इनको खाने की सुविधा नहीं थी। जो इनका ड्रेस पहनने वाला होता है, कैदियों का ड्रेस, वो सालों से बदला नहीं गया था। जो खाना आती थी वो बढ़िया से नहीं होती थी। रहने वाला जो रूम होता था उसमें बढ़िया से नहीं रहने दिया जाता था इनको, वो बहुत साफ सुथरा वहां पे नहीं था अंग्रेजों के कंपेयर में। उनके जो कैदी थे उनको हर एक सुविधा दी जाती थी और इनको ना खाना पानी बढ़िया से नहीं मिलता था, रहने की सुविधा नहीं थी। इनके कपड़े खराब हो गए थे, कई सालों से बदला नहीं गया था, ना ही लिखने पढ़ने की कोई चीजें दी जाती थी जो हमारे हिंदुस्तान के कैदी थे। इसको ठीक करने के लिए भगत सिंह ने वहां पे बगावत खड़ी कर दी और भूख हड़ताल चालू कर दी। मांगों को लेकर बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह भूख हड़ताल पर बैठ गए और इन्होंने अनशन किया कि जब तक आप मेरी बात मानेंगे नहीं तब तक हम भूख हड़ताल पे डटे रहेंगे। कुछ समय बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर जेल में शिफ्ट कर दिया गया, वहां पर जहां पर इनके और भी दोस्त जैसे कि राजगुरु, सुखदेव, जतिंद्र नाथ दास, ये लोग वहां पर थे लाहौर जेल में। जबकि ये लोग हंगर स्ट्राइक कर रहे थे, यानी कि भूख हड़ताल कर रहे थे। इसको तोड़वाने के लिए अंग्रेजी हुकूमत, जो उनके पुलिसकर्मी थे, इनको कई कई घंटों तक
बर्फ की सिल्ली पर लेटाकर और कोड़ों से मारा करते थे। जबरदस्ती इनके मुंह में दूध डाला जाता था, लेकिन ये एक भी दूध का एक भी बूंद अपने मुंह में नहीं ले जाते थे, एक भी गले के नीचे नहीं उतरता था। और इतने ताकतवर मन से ये लोग डटे रहे। जहां पर 13 सितंबर 1929 भगत सिंह के एक साथी और वीर क्रांतिकारी जतिंदर नाथ दास सिर्फ 24 साल की उम्र में 63 दिन के भूख हड़ताल के बाद उनका देहांत हो गया। जतिंदर नाथ दास शहीद हो गए उसी भूख हड़ताल की वजह से। लेकिन इसके बाद भी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और इनके अन्य साथी रुके नहीं, भूख हड़ताल लगातार करते रहे और अंत में 5 अक्टूबर 1929 को अंग्रेजी हुकूमत को इनकी जो मांग थी उसको मानना पड़ा और इन्होंने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त लगातार 116 दिन की भूख हड़ताल करते रहे। जतिंदर नाथ दास के शहीद होने के बाद भी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त अपना स्ट्राइक जारी रखे, यानी भूख हड़ताल जारी रखे और 116 दिन तक अपना भूख हड़ताल जारी रखे। 5 अक्टूबर 1929 को इनका भूख हड़ताल खत्म हुआ। और ये भूख हड़ताल सिर्फ भूख हड़ताल नहीं थी, पूरी अंग्रेजी हुकूमत को हिला देने वाली भूख हड़ताल थी, जहां पर जिन दिनों में हर जगह सिर्फ भगत सिंह और भगत सिंह, यहाँ तक कि जो वायसराय इरविन थे उनके महल तक भी भगत सिंह की आवाज़ पहुंच चुकी थी। पूरी दुनिया से भगत सिंह की फांसी के लिए रुकवाने के लिए चिट्ठियां आ रही थी, लेकिन इरविन उसको ठुकरा दिया और अंतिम में भगत सिंह को फांसी दे दी। तो यहाँ पे उन पे धाराएं कौन कौन सी लगाई गई थी? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। 26 अगस्त 1930 को कोर्ट में ऐलान होता है, भारतीय संहिता की धारा 129, 302 तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 6F तथा IPS की धारा 120 के अंतर्गत अपराधी सिद्ध कर दिया गया। 7 अक्टूबर 1930 को कोर्ट के द्वारा 68 पेज का निर्णय दिया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई। ये डेट 26 जनवरी 1930। हम सभी को पता है कि 26 जनवरी के दिन रिपब्लिक डे मनाया जाता है। उसका दो कारण है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, लेकिन एक और कारण है कि 26 जनवरी 1930 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संपूर्ण यानी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। क्या किसी को शायद ही पता हो कि पूर्ण स्वराज की मांग भगत सिंह ने उठाई थी, जबकि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी कि पूरी कांग्रेस के द्वारा डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी, डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। लेकिन भगत सिंह वो आदमी थे जो पूर्ण स्वराज की मांग किए और इनके प्रेशर में आके पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोलना पड़ा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। 26 जनवरी 1930 को। समझ में आ रहा है ना? भगत सिंह की फांसी की जो सजा सुनाई गई थी 24 मार्च 1931 को सुबह की, लेकिन भगत सिंह का जो जुनून था, जो देश के लिए प्यार मोहब्बत था, वो लोगों में इतना भर चुका था कि लोग भगत सिंह को बहुत चाहने लगे थे, जिसके वजह से लोग भगत सिंह को छुड़ाने में एकदम लग चुके थे। और ब्रिटिश हुकूमत को पता था कि अगर हम 24 मार्च 1931 को यानी 24 मार्च को अगर हम फांसी देंगे तो लोग ये होने नहीं देंगे। इसके डर से, यानी कि डर से, समझिएगा, भगत सिंह के डर से फांसी जो 24 मार्च सुबह होने वाली थी वो फांसी 23 मार्च को शाम को हुई। इसे कहते हैं डर। और वो लड़का सिर्फ 23 साल का लड़का था और तीनों लड़के 23 साल के थे, 2 लड़के 23 साल और एक 22 साल। इसको कहते हैं डर। और 24 मार्च को होने वाली फांसी को 23 मार्च को दिया गया, वो भी शाम को 7:30 बजे, जो कि कभी ये अलाउ नहीं है। और यहाँ तक आपको जान के बहुत दुख होगा, फांसी देने के बाद इन तीनों शहीदों को
नदी के किनारे कुल्हाड़ियों से काटकर केरोसिन यानी मिट्टी का तेल उनके ऊपर छिड़क कर जलाया गया। जब लोगों ने देखा उनके पार्थिव शरीर आधा अधूरा जला हुआ शरीर को उन लोगों ने नदी में फेंक दिया। ऐसे थे हमारे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। और आज के नेता उनके नाम पर राजनीति करते हैं। तो आप बताइए, आपका क्या राय है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में। अगर ये नॉलेज वाली वीडियो भगत सिंह की जीवनी आपको कुछ सिखा गई तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।